मीडिया मैप के मंच पर सतीश मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी पत्रकारिता के अभी 200 वर्ष मनाए जा रहे हैं। उत्तंड मार्तंड की शुरुआत 30 मई 1826 में हुई थी और उसका 200वीं जयंती मनाई जा रही है। हिंदी पत्रकारिता आज कहाँ खड़ी है, किन चुनौतियों का सामना कर रही है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे साथी हैं, पैनलिस्ट हैं, उनका परिचय मैं आपसे कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं रामशरण जोशी जी को का परिचय कराना चाहता हूँ, जो मेरे साथी हैं, मेरे से वरिष्ठ हैं। हम लोगों ने बहुत साल पत्रकारिता की है और बड़े बेबाक ढंग से चीजों को समझते हैं और पत्रकारिता पर पैनी नजर रख। प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हैं श्री स्नेह रंजन जी। स्नेह रंजन जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। इन्होंने MA LLB वगैरह की डिग्रियां प्राप्त की। 4 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। अब बहुत सारे अखबारों में काम किया है। अब ये जो दैनिक भास्कर उत्तर प्रदेश से निकलने जा रहा है उसके संपादक हैं। हम इन सारे साथियों से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे साथ एक और साथी हैं, चंद्र कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और नेहरू शास्त्री विचार संवर्धन मंच के राष्ट्रीय संयोजक। हमारे युवा साथी हैं, बड़ी पैनी नजर रखते हैं आज के समकालीन समाज पर, साहित्य पर। हम उनसे भी चर्चा करें कि आज हिंदी पत्रकारिता जब 200वां वर्ष मना रही है, तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था, जिसको कि एक कानपुर के वकील शुक्ला जी ने शुरू किया था। वो 2 साल में ही बंद। आज वो चुनौतियां कहीं बड़ी है हिंदी पत्रकारिता के सामने। हम अगर गौर करें, हम और जोशी जी, हम लोगों ने के बाद के कम से कम 20 वर्षों के बाद का हिंदी पत्रकारिता को नजदीक से देखा है, उसके हिस्सा रहे। हमने देखा है बड़ी बड़े मैगजीन्स निकलती थी, धर्मयुग, दैनिक हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स, पराग, बच्चों की बहुत साहित्य होता था, दिनमान, और हमने देखा आज वो सब नदारत। हमने ये देखा कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता के हिंदी पत्रकारिता ने बढ़ावा दिया। जो मिशन मोड, जो स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी पत्रकारिता का योगदान था, उसकी अगर हम उसको याद करें तो आज हम स्वतंत्र हैं, जिसमें बहुत बड़ा योगदान हिंदी पत्रकारिता का रहा। नाम गणेशशंकर विद्यार्थी जैसे का लिया जाए, बहुत से नाम ले सकते हैं। मैं रामशरण जोशी जी के पास चलना चाहता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि आज पत्रकारिता कहाँ खड़ी है, हिंदी पत्रकारिता, और किन चुनौतियों से वो जूझ रही है। मुझे तो लगता है कि जो एक मॉरल एथिकल बेस था वो कोलैप्स कर चुका। जोशी जी, आपका क्या कहना? मेरे पैनल के सभी साथियों को मेरी नमस्ते। बहुत अच्छी बात है कि आज हम हिंदी पत्रकारिता के 2 शताब्दी पूरी हुई है 2 दिन पहले, उसका एक तरह से याद कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपने जो एक दो सवाल किए और बहुत ही मौजूद सवाल किए कि हिंदी पत्रकारिता के समक्ष कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस 200 साल के कुछ संक्षेप में एक यात्रा आप सभी साथियों की कराना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि 30 मई 1830 में उदंत मार्तंड की शुरुआत हुई। अच्छा, इसके साथ वैसे उससे पहले करीब 20-25 साल पहले इंग्लिश की पत्रकारिता की भी शुरुआत हो चुकी थी 1780 में, और हिक्की टाइम्स जो निकला था कलकत्ता से, और इसके 2-3 करीब अप्रैल में ही ये बंगला पत्रकारिता की भी शुरुआत हो गई थी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता के 200 साल पूरे हो रहे हैं। हिंदी का तो कई विशेष रूप से हो रहा है, लेकिन बंगला का भी है, मराठी का भी है। अगर हम उसके आप इतिहास में जाएंगे, मैंने देखिए हिंदी पत्रकारिता को, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है एक शिक्षक के रूप में, मैंने इसको 3 कालखंडों में बांटा। संक्षेप में पहला कालखंड है मिशनवादी पत्रकारिता। मिशनवादी पत्रकारिता से सीधा सा अर्थ है, अगर कबीर के दोहे में मैं कहूं, जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। यानी मिशनवादी पत्रकारिता वो थी कि सब कुछ न्यौछावर करके आपको समाज के प्रति समर्पित करना है अपनी लेखनी को। इसीलिए पंडित नवल किशोर जुगल किशोर शुक्ला ने ये 30 मई को 1826 में ये उदंत मार्तंड की शुरुआत की और 1 साल कुछ महीने तक चली। ये अलग बात है कि उसके समक्ष आर्थिक समस्याएं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो मिशन था
कि हमको इस समाज में एक जागरण लाना है। इसके बाद कुछ समय के बाद आपने देखा कि 20-25 साल के बाद 1857 की क्रांति शुरुआत हुई, पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। और उस समय भी हिंदी के उसमें एक समाचार, बंगला और हिंदी के दो थे समाचार, सुधावर्षण, उसमें काफी छपा, चीजों को कवर किया गया 1857 को भी, उसमें सजाएं भी हुई। उसमें उर्दू उर्दू की पत्रकारिता ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उससे में का एक अखबार था पैगाम-ए आजादी, और उसके संपादक पढ़ने वालों तक को फांसी की सजा दे दी जाती थी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम लोग थोड़ा आगे चलें और भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय तक आ जाएं, तो आपने देखा कि उस भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी 3-4 पत्रिकाएं निकाली। वो सब मिशनवादी थे, उन्हें कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। इसके बाद सरस्वती निकली, जिसके संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और वो था कि एक साहित्यिक चेतना और अर्थ के बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में। कोई उस समय विज्ञापन का तो युग था नहीं, तो एक मिशन था कि हमको सब कुछ समर्पित करना है। इसके बाद फिर अगर हम लोग आगे चलें तो प्रेमचंद जी का जमाना आता है। वो भी उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के अंदर पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद फिर गणेश शंकर विद्यार्थी का आते हैं, जिसमें प्रताप उनका, उन्होंने सांप्रदायिक एकता के लिए वो शहीद भी हुए, सब कुछ हुआ। इसके बाद महावीर प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं, जिन्होंने एक कर्मवीर निकाला खंडवा से। तो कहने का मतलब यह है कि जो मिशन का था वो दौर था कि हमको आजादी की भी लड़ाई लड़नी, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया था। तो हिंदी पत्रकारिता का मूल मकसद था कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन के संदेश को भारत के कोने कोने में पहुंचाना, और इसके लिए सब समर्पित था। उसमें अंग्रेजी के भी कुछ अखबार थे, और समय मैं बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने 3-4 अखबार शुरू किए, फिर जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किए, मौलाना आजाद ने शुरू किए उर्दू के अंदर, और गांधी जी ने तो गुजराती में भी शुरू किया, हिंदी में किया और इंग्लिश में किया। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और ये नवजीवन। तो इन सब का एक ही मकसद था कि हमको समाज को जगाना है, आजादी प्राप्त करनी है और अंग्रेजी दास्ता को समाप्त करनी है। ये थी मिशनवादी पत्र। इसके समानांतर कुछ ऐसे भी अखबार चले जो प्योरली प्रोफेशनल थे, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस आप ले लीजिए, आज ले लीजिए, नवभारत टाइम्स ले लीजिए, आपका हिंदुस्तान ले लीजिए, उधर राष्ट्रदूत ले लीजिए, राजस्थान का अमर उजाला ले लीजिए, ये प्रोफेशनल थे। तो लेकिन इनमें भी वो राष्ट्रवाद की भावना थी। और मैं दूसरा काल जो मानता हूँ प्रोफेशनलिज्म का, प्रोफेशनलिज्म यानी एक व्यवसाय, एक पेशा, उसके अपने इथिक्स है। जैसे कि सतीश जी आपने शुरू में कहा कि हर व्यवसाय की, यानी चाहे शिक्षा क्या हो, चाहे डॉक्टरी का हो और चाहे पत्रकारिता हो, सबके एक आचार संहिता होती है, इथिक्स होती है, मॉरल वैल्यूज होते हैं, फंडामेंटल वैल्यूज होते हैं। तो आप प्रोफेशनल होते हुए भी उस आचार संहिता का, उसके इथिक्स का पालन करते हुए आप अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। तो आप प्रोफेशनल, जो मैं दूसरा कालखंड मानता हूँ कि वो प्रोफेशनलिज्म का कालखंड था, और उसमें व्यावसायिक पत्र पत्रिकाएं भी निकली, अच्छी निकली, और उस समय के अच्छे अच्छे संपादक आए, यानी जिसको कि हम लोग साप्ताहिक, जैसे धर्मयुग का टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाला, उसी दिनमान निकला। इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने अपना जो साप्ताहिक हिंदुस्तान निकाला, हिंदुस्तान टाइम्स का था, कादम्बनी निकला, और माने एक नहीं आने। तो कहने का मतलब ये था कि अपना प्रोफेशनल इथिक्स का पालन करते हुए, व्यावसायिक पत्रकारिता का पालन करते हुए हम समाज के प्रति अकाउंटेबल हैं। सबसे बड़ी बात ये कि उस समय जब 1952 के बाद जो पंडित जी नेहरू की सरकार बनी थी, उस समय जानते, उस समय के अगर आप अखबार पढ़ें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ें, तो उस समय के दौरान थी 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना की चर्चा थी। उस समय चर्चा थी कि कैसे फ्यूडलिज्म को हम समाप्त करेंगे, कैसी जमींदारी व्यवस्था को हम समाप्त करेंगे, अनटचेबिलिटी का कानून लाया गया। उसमें बड़ी भारी डिबेट होती थी, एडिटोरियल में डिबेट होती थी। तो यानी हम एक तरफ
अखबार से एक वेतन भी प्राप्त कर रहे हैं और साथ में हम समाज के प्रति अकाउंटेबल भी हैं। तो राज सत्ता और पत्रकारिता के बीच में एक 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 ऐसा संबंध था, दोनों एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल जवाबदेही थे। कोई ऐसा नहीं था कि राज सत्ता के प्रति शरणागत हो। आपको मैं यहाँ ये आप भी दिला दूं कि आजादी पत्रकारिता की यानी प्रेस की आजादी, उस समय मीडिया नहीं कहते थे, प्रेस की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1955 या 56 में पहला प्रेस कमीशन बनाया। उसी प्रेस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी, डीएवीपी बनी और कई सारी चीजें बनी। उस समय यह भी डिबेट चलाई कि जवाहरलाल नेहरू ने, ये अच्छी तरह याद होगा अगर आप इतिहास पढ़ें, कि हमें प्रेस को झूठ प्रेस, वो झूठ प्रेस कहा करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया को, कि भाई हमें इंडस्ट्री से मुक्त होना चाहिए। आप तय करें कि आप अखबार निकालेंगे या इंडस्ट्री चलाएंगे, दोनों हाल में नहीं चल सकते। तो खैर ये दौर चला, ये ठीक है, इमरजेंसी काल में एक थोड़ा सा विपथगामी यानी सेंसरशिप लगी, लेकिन इमरजेंसी काल में कम से कम मेरे ख्याल मीसा वारंट होते हुए भी मैंने सरकार के, मैंने आदिवासियों को लेकर के, एग्रीकल्चर लेबर को लेकर के, बॉन्डेड लेबर को लेकर के कई आर्टिकल लिखे और सरकार मतलब उस सेंसरशिप को कटघरे में खड़ा किया। मैंने उस समय कि तत्कालीन सरकार ने, नजर सरकार ने हमें देशद्रोही नहीं कहा था, हमें अर्बन नक्सल नहीं कहा था, जबकि हम मीसा वारंटी थे, हमें प्रेसिक्यूट्स भी नहीं थे। तो अब अंत में मैं ये कहूंगा कि तीसरा कालखंड है कॉमर्शियलाइजेशन का, इसको बहुत सादा भाषा में कहें धंधाकरण। इस काल के अंदर सिर्फ एक मात्र मकसद रहता है कि मुनाफा कमाना, मुनाफा अर्जन। पत्रकारिता की जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो तो हाशिए पर डाल दिए जाते हैं, मुनाफा कितना कमाए। आपको शायद याद दिला दूं सतीश जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिकान ने 25 साल 30 साल पहले एक कहा था कि अखबार तो अब प्रोडक्ट है, विज्ञापन का बिजनेस करते हैं, समाचार का नहीं। जब आपने अखबार को प्रोडक्ट मान लिया, यानी कि उत्पाद, साबुन की तरह, कार की तरह, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो हम प्रेस को जो परंपरागत ढंग से कहते आए कि चौथा स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और फिर प्रेस पालिका, तो आपने उसकी हस्तक्षेप धर्मिता, इंटरवीन करने की जो प्रेस की है, उसको आपने मान लिया कि ये तो उत्पाद है, क्योंकि उत्पाद कभी इंटरवीन नहीं करता, उत्पाद कभी किसी को चुनौती नहीं देता। अखबार चुनौती पेश करता है, राज सत्ता को पेश करता है, जनता को भी सामने दिखाता है कि ये सरकार ये कर रही है, किसी भी पार्टी की हो। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहली बार कहा कि ये प्रेस जो है, अखबार जो है, सिंपली प्रोडक्ट है। वहां से एक धंधाकरण की यानी कॉमर्शियलाइजेशन, या जिसको अपन कहते हैं व्यापारीकरण, उस व्यापारीकरण में प्रथम और अंतिम एक ही लक्ष्य होता है कि हम मुनाफे को किस तरह से मैक्सिमाइज करें। और इसके जोशी जी अब मैं लास्ट में एक दो बात कहकर समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद फिर अंत में आता है आज जो पिछले 12-13 साल से जो एक नया काल शुरू हुआ है और उसका मीडिया का एक नया नामकरण हुआ है, और वो है गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया के काल में हम लोग हैं। मिशनवाद कहाँ से हमने शुरुआत की थी? मिशनवाद से, जो घर फूके आप लोग चले हमारे संग, फिर प्रोफेशनलिज्म पर आए, और फिर तीसरा आज हम गोदी मीडिया यानी शरणागत, राज सत्ता को शरणागत हो गया, धन को, यानी ये कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म जो शुरुआत हुई 12-13 साल में, जो चरम बड़ी आक्रामकता के साथ हुई है, उसने पूरी मीडिया के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया है। और यही हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज हम पूरी तरह से, अगर मैं शब्द यूज करूं, सरेंडर मीडिया तो नहीं है। जी सर, जोशी जी ने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत विस्तार से चित्रण कर दिया। चौथा स्तंभ ध्वस्त हो चुका है, और आज जो भी थोड़ी बहुत हमारे जनता के पास सूचनाएं जा रही हैं, आवाज पहुंच रही है, छोटे छोटे
पत्र और पत्रिकाओं की और जैसे यूट्यूब चैनल्स की। देखिए, जिस दौर में पत्रकार को प्रोस्टिट्यूट कहा गया और उसके बाद शासक वर्ग ने उसकी ना तो निंदा की, उसको चलने दिया। दूसरी बात, आप ये देख रहे हैं हमारे पास, हमारे सामने एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना पसंद करते, उत्तर देना पसंद नहीं करते हैं। ये भी देखा हमने। हम ये भी देख रहे हैं, जिसकी बात चर्चा की गोदी मीडिया की, हमारे साथी रामशरण जी ने। अब इन चुनौतियों के सामने हम खड़े हैं, ये चुनौतियां मुंह बाई खड़ी हैं। मैंने और हमने, हम और जोशी जी की बात कर रहा हूँ, जब पत्रकारिता शुरू की तो हमारे सामने एक साफ एक ध्येय होता था कि हम गरीब की, कुचले हुए की आवाज उठाते रहेंगे। हमारे लिए सत्ता वर्ग पर निगरानी रखना, शासक जो शासन में पार्टी है उस पर निगरानी रखना हमारा प्रथम कर्तव्य होता था, जिससे कि वो हम जनता तक बात वो पहुंचा सके। हम संचार माध्यम की तरह काम करते थे, यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ। पर आज हम देख रहे हैं जनता की आवाज तो कहीं उठाई नहीं जा रही। जिस प्रकार से छात्रों के साथ हो रहा है आजकल, सीबीएसई वगैरह वगैरह, उसकी आवाज सिर्फ छोटे माध्यमों में उठाई जा रही है, गोदी मीडिया में आपको नजर आए। मैं यही बात, चौथे स्तंभ आज कहाँ खड़ा है, इस बात को जो युवा पत्रकार हमारे सामने हैं उनसे तो उठाऊंगा ही। उससे पहले मैं, अगर अनिल उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि उनकी नज़र में ये क्या हो रहा है, और अगर वो नहीं है तो स्नेह रंजन जी के पास चलना चाहूँगा, जो कि पत्रकारिता में आज सक्रिय हैं। उन चुनौतियों को वो किस प्रकार से देखते हैं, स्नेह रंजन जी। आभार करता हूँ सबका कि आपने हमें बुलाया, बोलने का मौका दिया। कल मुझे यानी 30 मई को एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था अपनी बात कहने के लिए। वहां मैंने एक बात कही, वहां मैंने कहा कि देखिए, अब इतिहास पढ़ाना थोड़ा कम कर दिया जाए और उन बातों पर चर्चा ज्यादा हो जो हमारे सामने चुनौतियां बनकर खड़े हैं। और जो सबसे बड़ी चुनौती आज है, जो 1826 में उत्तम मार्तंड के प्रकाशित होते समय जो चुनौती थी, वही चुनौती 200 साल बाद आज वही चुनौती खड़ी है। उस समय क्या चुनौती थी? उसमें चुनौती ये थी कि अंग्रेज बड़ी बाधा डालते थे अखबार के प्रकाशन में। 1823 में एक प्रेस एक्ट आया हुआ था, उसका हवाला देकर के अंग्रेज बड़ी बाधाएं उत्पन्न किया करते थे। और इस बात को रेक्टिफाई करने के लिए मैं एक बार बलिया गया, और बलिया में रामदहीन ओझा के घर में गया। रामदहीन ओझा युगांतर के संपादक हुआ करते थे, कलकत्ता से निकलता था। तो वहां पर उनकी फाइलें सब पड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी फाइल में इस बात का जिक्र किया है। हम जो पढ़ते हैं इतिहास की पुस्तकों में कि 1 साल 7 महीना निकला उत्तम मार्तंड और आर्थिक दिक्कतों के कारण वो बंद हो गया, ऐसा नहीं है। उत्तम मार्तंड के बंद होने के पीछे का जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय शासनकाल था, और उसके भ्रष्टाचार को इसने पकड़ना शुरू किया। शुक्ला जी ने, जो उसके स्थापक संपादक थे, उन्होंने उसको पकड़ करके प्रकाशित करना शुरू किया। तो हर अंक पर एक नोटिस आ जाती थी, साप्ताहिक अखबार था, हर अंक पर एक नोटिस आ जाती थी। और लास्टली ये हुआ, अच्छा, ओझा जी ने जिन बातों का जिक्र किया है उसमें यह भी है कि अखबार को 500 रुपए चंदे के रूप में प्राप्त हो गए थे उस समय। यानी 500 रुपए की धनराशि बहुत बड़ी धनराशि थी 1826 में। 500 रुपए उसके कोष में थे, लेकिन अंग्रेजों ने चलने नहीं दिया। लास्ट में ये हुआ कि बलपूर्वक उसको बंद कराया अंग्रेजों ने, समाचार पत्र को। एकदम हूबहू वही चुनौती आज भी है, यानी कि 200 साल बाद भी हम वही खड़े थे जहां से चले थे। आज स्थिति है कि झूठ का पूरा सिराजा है, ताश का एक महल है, जो कि बताया जा रहा है कि सब कुछ यही है, सत्य यही है। झूठ को बेच देना तो अब आम सी रिवायत बन गई है। मैं बताऊं आपको कि 18 दिसंबर 2013 को मोदी जी पहली बार बनारस आए थे। ये उनका बनारस से पहला परिचय था, जब उनको गोवा में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान समिति की कमान दी गई थी। गोवा से सीधे वो बनारस आए थे, राजनाथ सिंह जी उनको लेकर के आए थे हेलीकॉप्टर में। उस सभा को कवर करने में गया था, मेरी टीम जा रही थी, मैंने कहा कि मैं भी चलूंगा। और मैं गया तो वहां उन्होंने एक बात कही। तब मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने उनकी एक सीडी देखी थी। सीडी में क्या था कि उन्होंने गुजरात में कंसेप्ट दिया था कि जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसको हॉरिजॉन्टल, अगर जगह नहीं है उसको वर्टिकल कर दो। और वहां उस सीडी को देख करके मैं थोड़ा सा प्रभावित था। हालांकि गोधरा कांड को मैंने पढ़ लिया था,
गोधराकांड में वो गुलमर्ग सोसाइटी वाला केस था, चाहे सोहराबुद्दीन का मामला था, चाहे वो बिल्किस बानो का मामला था, ये सब सारी चीजों को मैंने अध्ययन कर लिया था। बावजूद उसके मुझको लगता था कि डेवलपमेंट के मामले में इस आदमी का कंसेप्ट थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। उन्होंने अपने संबोधन में एक जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि एक बुनकर ने मुझे भी हाल ही में पत्र लिखा है, ये रिकॉर्डेड है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। कहा कि एक बुनकर ने मुझे एक पत्र लिखा है, बनारस के बुनकर ने, जिसमें उसने ये लिखा है कि भाई गुजरात के बुनकर इतने सुखी और समृद्ध कैसे हैं, बनारस के बुनकरों का हाल तो बुरा है। और अगर मुझे मौका मिला आपकी सेवा करने का, तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि बुनकरों के लिए कुछ विशेष करूंगा। और यह उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी यहाँ के सांसद थे, तो बुनकरों की एक मांग हुआ करती थी कि हमारा जो पावर लूम का बिजली बिल है उसको सब्सिडाइज कर दिया जाए। तब का दिन और आज का दिन, बनारस के बुनकरों की वो मांग ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। अब तो वो एजेंडा भी नहीं है, उनके एजेंडे में भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। कहने का मतलब हमारा यह है कि प्रेस के सामने लगातार चुनौतियां, जो पहले थी, बीच का कुछ कालखंड ऐसा था, और वो कालखंड वो था नेहरू के पीरियड का, वो कालखंड था थोड़ा सा मनमोहन सिंह के समय का, राजीव गांधी के समय का भी कालखंड ऐसा था, जिसमें प्रेस से बात की जाती थी, प्रेस की टीम वो ले जाते थे, एयरक्राफ्ट में वो बात करते थे, सारी स्थितियां थी। मुझे कई प्रधानमंत्रियों के साथ बैठने का और काम करने का, मतलब उनसे बात करने का मौका मिला। मैं पंडित नेहरू के समय में तो नहीं ही था, जाहिर सी बात है, लेकिन बीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, और बाद में मनमोहन सिंह से अक्सर 2 बार मेरी मुलाकात हुई। अपने प्रधानमंत्री जी से 2-3 बार, चूंकि काशी के हैं वो, तो पहले मेरी मुलाकात हो जाती थी। अब जब से प्रधानमंत्री का चेहरा जो 2016 के बाद सामने आया, एकदम क्रूर चेहरा, जिसको कहते हैं कि कोई भी निर्णय सनक में ले लेना, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस शब्द का। सनक में जब से वो निर्णय लेने लगे, तब से मेरी कोई इच्छा नहीं रही कि अब मैं उनसे मिलने की कोई चेष्टा करूं। प्रेस हमेशा से भारतीय जनमानस में एक विश्वसनीयता का प्रतीक रहा है। अखबार में छप गया तो चलो भाई ठीक है, ये बात लोग रिकॉर्ड में लेते थे। आज क्या है, अभी मैं आपको पिछले महीने की एक घटना बताता हूँ। पिछले महीने मणिकर्णिका को लेकर के एक बवाल हुआ, जहां पर मणिकर्णिका घाट में को तोड़ा जा रहा था, अहिल्या भाई होलकर की मूर्ति भी वहां तोड़ी गई थी। तो मामला इतना गर्म हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा बनारस, और वहां जाकर के उन्होंने मौका मुआयना किया। मेरे पास फोन आया सूचना विभाग से कि मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप भी आइएगा। मैंने कहा आ जाऊंगा भाई। तो मैं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सर्किट हाउस में ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नीचे ही मुझसे सूचना के जो अधिकारी लोग थे, सक्षम अधिकारीगण, उस सबने मुझसे हाथ जोड़ के कहा कि आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप सवाल बहुत पूछते हैं, आप सवाल मत पूछिएगा। मैंने कहा तब मैं नहीं जाऊंगा, और मैं वापस चला आया। पता चला कि आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने केवल पर्चा पढ़ा अपना, और किसी का सवाल नहीं लिया। ये जो सवाल न लेने का की जो प्रथा है, वो पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ऊपर से चल करके नीचे आया है। आज की डेट में कोई भी आदमी अकाउंटेबल नहीं रह गया है, जो कि ये बहुत बड़ी विसंगति है। ऐसे में हमारे सवाल यहाँ से अगर नहीं उठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नॉर्वे से उठेंगे, जाहिर सी बात है वो स्वीडन से उठेंगे, वो डच प्रधानमंत्री उसके बारे में बात करेगा। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। यह भारतीय प्रेस की क्रेडिबिलिटी का भी मामला है कि भारतीय प्रेस की क्रेडिबिलिटी आज कहाँ जाकर के खड़ी हो रही है। अगर विदेश में ऑस्ट्रिया का कोई प्रधानमंत्री, स्वीडन का कोई प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहता है कि भारत में प्रेस की आजादी खतरे में है, अगर नॉर्वे की एक पत्रकार ये कह देती है कि भाई आपके यहाँ सवाल आप क्यों नहीं लेते हैं, तो ये केवल उनकी बेइज्जती नहीं है, ये देश की साख पर बट्टा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि पंडित नेहरू किया करते थे, आप अगर आर.के. करंजिया के लेख पढ़ें तो उसका एक कंपाइलेशन है आर.के. करंजिया के लेखों का। उसमें करंजिया लिखते हैं बाकायदा कि नेहरू जी हर महीने दिल्ली में जो बड़े संपादक थे और जो बड़े पत्रकार थे उनको बुलाते थे और उनसे बात किया करते थे। 1951 में पहला प्रेस का कानून बना, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थी। 1954 में जब ये हुआ कि जो पत्रकार रोजी रोटी इसी से कमाते हैं, तो उनका क्या किया जाए, तो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बना, वो उसमें उसी में वेज डाला गया 1954 में। तो वो ऐसा काल था, अभी हमारे जोशी जी बता रहे थे कि नेहरू के समय के कालखंड का, तो मेरे पिताजी मुझको बताया करते थे। मेरे पिताजी 42 के बंदी भी थे, आजादी में उन्होंने संघर्ष किया था। तो उस समय जो प्रेस का मामला था और जो उस समय की सरकारों का मामला था, सरकार का मामला था, नेहरू हो चाहे
नेहरू के बाद बहुत बाद में राजीव गांधी या इस तरीके से लोग आए। तो उस समय का जो मामला था, प्रेस का जो महत्व था, प्रेस का जो एक इम्पोर्टेंस था, प्रेस की जो जरूरत थी, वो बताया जाता था कि आप देश के लिए कितने जिम्मेदार हैं, कितने जरूरी हैं। शंकर और आर के लक्ष्मण 2 कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, जो कि शंकर तो आजादी के पहले भी थे, आर के लक्ष्मण आजादी के बाद आए। और वो नेहरू को एक बार शंकर ने गधा बना दिया अपने कार्टून में। आज सोचिए कि आज कार्टून तो छोड़िए, आप किसी को कुछ बोल दें, आप अपने मोहल्ले के पार्षद को नहीं बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है। फिर बाद में शंकर से और नेहरू की मुलाकात होती है और नेहरू ने कहा कि यार आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, प्रधानमंत्री से तुमने जिस ढंग से जवाब मांगा है वो तो बड़ा नायाब है। आर के लक्ष्मण भी यही काम किया करते थे, उन्होंने भी यादगार कार्टून्स बनाए हैं। खाली एक मामला हुआ था, मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारे जो साथी सुन रहे होंगे दर्शक, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि नेहरू के समय में एक मामला ऐसा आया था जिसमें प्रेस पर कार्रवाई हुई थी, आप सब जानते होंगे। वो मामला था हिंदुस्तान टाइम्स के एक पत्रकार थे दुर्गादास, जो पंडित नेहरू के चरित्र हनन पे उतर गए थे और यहाँ तक कि उन्होंने इंदिरा गांधी पर भी काफी एक कॉलम लिखा करते थे, इंदिरा गांधी पर भी उन्होंने काफी आपत्तिजनक कुछ लिखा था। जब अति हो गई तो पंडित नेहरू ने घनश्याम दास बिरला को बुलवाया है और कहा कि तुम्हारे यहाँ ये जो दुर्गादास हैं, भाई देखो ये ऐसा ऐसा फला फला है। उनकी नौकरी चली गई थी बाद में। केवल एक अपवाद है, एक उदाहरण के अलावा नेहरू के समय का जो प्रेस था वो सर्वाधिक आजाद था, सर्वाधिक जिसको कहें कि डिबेटेबल था, सर्वाधिक वो जो है कंटेंट से भरा हुआ होता था। मैं आज अखबार में मैंने शुरुआत किया था, आज अखबार मैंने काम किया, तो आज अखबार में मैंने कुछ पुरानी फाइल्स भी देखी और मैंने पुरानी फाइल्स का मतलब वो 1938 से लेकर के 1958 तक के बीच की फाइल्स बड़ी महत्वपूर्ण है। 1938 में ही ये जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तो प्लानिंग कमीशन का जो कंसीवमेंट था उसी समय हुआ था और जिसके लिए उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया था प्लानिंग कमीशन का पंडित नेहरू को कि आप बना के हमको दीजिए कि किस तरीके से हमारी विकास की योजनाएं। आज जबकि नेहरू जैसे आदमी को खलनायक माना जा रहा है और प्रेस को यह बताया जा रहा है कि नहीं नहीं आप बैठिए, आपको बात नहीं करनी है और आपको बात करना हो तो आप बाहर चले जाइए। यह समय बड़ा खतरनाक समय है, बाहर चले जाइए। आज जो है हालात जो आज आप हमारे सामने है वो ये है कि प्रेस स्वतंत्रता नाम मात्र के लिए रहे, आपको ठकुर सुहाती करनी है। मैं चंद्र कुमार जी के पास चलना चाहूंगा कि वो एक वकील है, जो प्रेस की आज़ादी की बात हमारे साथी जोशी जी ने किया, स्नेह रंजन जी ने की, उस पर आपके क्या विचार है चंद्र कुमार जी? बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मैं बड़े गौर से आदरणीय जोशी जी को सुन रहा था, स्नेह रंजन जी को सुन रहा था। उतना अध्ययन बिल्कुल नहीं है, लेकिन बातों से ये लगता है कि पत्रकारिता का स्वर्णिम दौर आप लोगों ने देखा है और आज की हिंदी पत्रकारिता अपने मूल मूल्यों से भटक गई है। हम किसी व्यवस्था को दोष दें उससे पहले हमको अपने को झांकना चाहिए और देखना चाहिए, क्या पत्रकारिता सत्य, निष्पक्षता और जनहित से भटक रही है या वास्तव में व्यापारीकरण हो गया, जैसा अभी जोशी जी बोल रहे थे। पूरा कालखंड जोशी जी ने पूरा 200 वर्षों का इतिहास बहुत संक्षेप में गागर में सागर भर दिया। तो अब कोई प्रश्न हमें बीते हुए दिनों पे नहीं करना है। वह स्वर्णिम युग था पत्रकारिता का, जैसा कि उतन मार्तंड को अभी स्नेह रंजन जी ने भी डिफाइन कर दिया कि यह काल जो 1926 का था तो पूर्ण रूप से ब्रिटिश सत्ता नहीं थी। 20 से 30 वाला जो कालखंड था ये शुद्ध रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की चोरी को पकड़ने लगे शुक्ला जी तो भाई उनको बंद कर दिया गया। सवाल ये है कि जब नेहरू जी का युग स्वतंत्र भारत का शुरू होता है तो हमारा पत्रकारिता बिल्कुल स्वर्णिम युग में रहा। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं डिबेट पे, हिंदी पत्रकारिता के 2 शतक बीत गए और उस पर आज हमारी क्या स्थिति है। इतना बढ़िया पंडित जी ने दिनमान, कादम्बनी, चंदा मामा, दुनिया जहान की बात कही। आज तो हमें लगता ही नहीं कि कोई पत्र पत्रिका बाजार में है। सिर्फ वही पत्र पत्रिकाएं हैं जो सरकार के रहमो करम पे चल रही हैं
जिसका एजेंडा सेट होता है, जिसको अभी जोशी जी ने वर्तमान कालखंड को कहा गोदी मीडिया। हम गोदी मीडिया से थोड़ा सा अलग होकर के मैं इतना ही बात करना चाहता हूं, हम कहाँ खड़े हैं। आज उसी पत्रकारों के बीच में आप सतीश चंद्र मिश्रा जी एक मीडिया मैप चला रहे हैं, जो किसी पूंजीपति का चैनल नहीं है, जो कि मीडिया मैप मंथली मैगजीन भी निकल रही है, जो किसी पूंजीपति का नहीं है। ये अपने वरिष्ठ पत्रकारगण जो इस देश में अभी जिनके अंदर ईमानदारी बची हुई है, वो इसकी सिंचाई कर रहे हैं, इसकी नैया खेर रहे हैं। हो सकता है कल इस पर भी नोटिस आ जाए। अभी जैसा कि हमारे स्नेह रंजन जी ने कहा कि रोज उनको एक नोटिस आ जाती थी शुक्ला जी को, लेकिन शुक्ला जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमें आज खड़ा होना है सत्ता और व्यवस्था के विरुद्ध, जो इस तरीके की पत्रकारिता को, प्रेस की आज़ादी को छीनने का काम किया जा रहा है, जो कि ब्रिटिश काल में भी नहीं हुआ और आज हो रहा है। तो अभी अभी ताज़ा बता दिया इन्होंने कि भैया प्रश्न मत पूछो, तो ये कहे हम जाप ही नहीं करेंगे। तो सवाल यही है कि वन वे ट्रैफिक चल रहा है, मन की बात चल रही है, आप जो है अपना मन नहीं बता सकते। चंद्र कुमार जी ने आह्वान दिया है, मैं जोशी जी के पास पुनः वापस आना चाहता हूँ। इस मोड़ पे एक बात खड़े में हैं। मिश्रा जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। जी जी मिश्रा जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ जी, बस एक मिनट समय लूंगा आपका। देखिए, प्लीज। आज जो भी स्थितियां हैं ना, अभी आप ये बता रहे थे श्रीवास्तव जी की पत्रकार इसके लिए जिम्मेदार हैं। पत्रकार बेसिकली नहीं जिम्मेदार हैं। देखिए, आज जो भी आदमी पत्रकारिता के मेन स्ट्रीम में है, उसको ये समझना पड़ेगा कि हम जिनसे काम ले रहे हैं उनका भविष्य हम कितना सुरक्षित कर पा रहे हैं। मसलन जो अखबारों के या टेलीविजन, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज हैं, उनके मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है। आज मैं बताऊं कि अखबारों की स्थिति ये है कि हम कार्ड दे करके उनसे काम लेते हैं। आप आइए, हमसे कार्ड लीजिए, जाइए फील्ड में काम करिए। या उनको जो मान दे देते हैं, हम इतना कम देते हैं, 2000, 4000, 5000 पे बात करते हैं। ये जो हिंदी पट्टी की पत्रकारिता है, इसीलिए कल मैंने कहा कि भाई देखो, अगर पत्रकार बनना है, पत्रकारिता करनी है, तो हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा अपने को अपडेट करो, अंग्रेजी भी सीखो। ये लोगों की अपेक्षा के विपरीत मैंने बोला कि आप जब तक थोड़ा सा इंग्लिश नहीं जानेंगे, थोड़ा सा अंग्रेजी नहीं जानेंगे, थोड़ा हिंदी नहीं जानेंगे, तो आप अच्छे पत्रकार बनने की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। और पत्रकार जो काम लेता है अपने जो अधीनस्थों से, जो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, तो वो किस तरीके से उनको क्या दे रहा है, यह भी मैटर करता है। आप जितना उनकी जेब, मतलब उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अच्छे पत्रकारिता की उम्मीद मत करिए। कम से कम जैसे मजीठिया। आपका कहना यह है कि आज के जो गोदी मीडिया की जो बात हो रही है, वो पत्रकार नहीं, मालिक जिम्मेवार है। मैं बात समझ सकता हूँ। एक सेकंड मिश्रा जी, हम भी लेंगे, सिर्फ एक सेकंड आप लीजिए, आप कहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था स्नेह रंजन जी को कि मैंने ये बात को ये कहा है कि सच बोलना अगर मुश्किल हो जाए, तब पत्रकारिता की असली परीक्षा होती है। चाहे जितना दबाव हो, हम समझ रहे हैं आपने जो बात कही है, पैसे की भी दबाव है, लेकिन असली परीक्षा उसी समय पत्रकारिता की होती है। प्रोसीड, आगे कर। मैं मान गया चंद्र कुमार जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं जोशी जी के पास वापस चलना चाहता हूँ। जो चुनौतियां हैं और जो आज हिंदी पत्रकारिता जहाँ खड़ी है, आज जो शासन व्यवस्था आई है हमारे सामने, उसमें हिंदी पत्रकारिता ने सांप्रदायिकता को बड़ा करने में बड़ा योगदान दिया है। ये मेरा आकलन है। इस पर आपका क्या कहना है और आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं, मैं ये जानना चाहूंगा। जोशी जी, देखिए, हिंदी पत्रकारिता के मैं 2-3 बड़े नाम में लेना चाहूंगा जानबूझ करके, जो पिछले 40-50 साल के अंदर जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता के पूरे आकार प्रकार को प्रभावित किया। जिसमें अजय थे, रघुवीर साय थे, धर्मवीर भारती थे, प्रभात जोशी थे, राजेंद्र माथुर थे। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता का जो आधुनिक आकार बनाया, प्रकार बनाया, वो सबसे महत्वपूर्ण है।
ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस जमाने में संपादक संस्था प्रेस में जिंदा थी। संपादक जो संस्था जो होती है वो हर पत्र पत्रिका का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। आज वो ब्रेन डेड हो चुका है। तो इसलिए नतीजा क्या है कि जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं के बराबर है। तो स्थिति जरूर, लेकिन यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा थोड़ा सा संक्षेप में कि किसी भी पत्रकारिता का, चाहे वो हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की और भाषाई हो, उसका मुख्य धर्म है सवाल। यानी आपने 5 डब्ल्यू का नाम तो सुना ही होगा और एक एच का नाम सुना होगा कि सवाल संस्कृति अगर प्रेस में नहीं है, मीडिया में नहीं है, तो वो मृत है। आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हिंदी पत्रकारिता में सवाल करने वाला कोई नहीं, बल्कि सभी जगह पूरे मीडिया में, लेकिन हम लोग हिंदी पत्रकारिता पर के अपना प्रोग्राम केंद्रित है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सवाल उठने चाहिए, क्यों, कहाँ, कैसे कैसे होता है, इतने बड़े मुद्दे जो आ रहे हैं, जैसे नीट को हम लोग ले लें, हम काकरोच को ले लें, हम एक जज के यहाँ जहाँ से वो नोटों की गद्दी मिली उसका क्या हुआ, वो जल गए, कौन जिम्मेदार है? चीफ जस्टिस को लेकर के काफी कुछ छपा, वो कौन जिम्मेदार है? ये सारी चीजें उठनी चाहिए। 12 साल में आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि उससे पहले के प्राइम मिनिस्टर सिंह साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तो मैंने कई यात्राएं की हैं देश विदेश की, वो हमेशा प्रेस से मिला करते थे, वो अपने घर बुलाया करते थे दिल्ली के अंदर। उससे पहले चाहे इंद्र कुमार गुजराल रहे हों या राजीव गांधी रहे हों या इंदिरा गांधी रही हों, खैर नरवी की बात तो अभी बतलाई दी गई है। वो आर.के. कनिजा ने मेरे साथ एक बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया था उनका मैंने क्यूबा में एक इंटरव्यू लिया था हवाना में। तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से नेहरू जी और हम लोग हर महीने में एक बार जरूर मिला करते थे और अपनी बातें बताया करते थे। तो ये एक तो पिछले 12 साल से माननीय श्री मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अगर आज प्रेस वार्ता होती तो हम पूछ सकते थे कि नीट के पेपर दूसरे किसी पर कैसे लीक होते हैं, हर साल कैसे पेपर लीक होते हैं, यानी और जो आज आप एयरफोर्स को लगा रहे हैं एग्जाम कराने के लिए, क्या एयरफोर्स का ये काम रह गया है? तो आप जब तक नहीं करेंगे, पुल पर पुल गिरते जा रहे हैं। कल गुजरात में पुल गिरा, उससे पहले बिहार में पुल गिर रहा, कई जगह गिरते जा रहे हैं, सड़कें धंसती जा रही हैं। अगर प्रेस वार्ता हो तो हम पूछें, हम ये भी पूछें अमेरिका के साथ आपकी जो डील हुई है क्या वो बराबर के स्तर पे हुई है? क्या 2 सॉवरेन कंट्री ने समान धरातल पे की है? क्या हम ये नहीं पूछेंगे? आपने जो ट्रम्प जैसा कहते हैं कि आप वहां से रूस से तो तेल नहीं लीजिए, ईरान से मत लीजिए, हमसे लीजिए महंगा तेल, क्या तरीका है? तो क्या हम सॉवरेन कंट्री नहीं है? आप सॉवरेन कंट्री के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़। तो श्रीमान प्रेस, आप सवाल की संस्कृति को रिवाइव करिए, ये संपादकीय संस्था को रिवाइव किया जाए, इसलिए बहुत जरूरी है। मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा जिसकी ओर अपन ने कभी कम ध्यान दिया है कि सोशल मीडिया ने इस कभी को पूरा किया है। जो हिंदी में जो सोशल मीडिया, जिसमें चाहे वो ये पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या विशाल शर्मा हो या रविश कुमार हो या डीबी लाइव हो या ऐसे कई हैं, सत्यहिंदी.com है, ये सब है। इन लोगों ने इस एक पैरेलल मीडिया को सामने खड़ा करके, क्योंकि जो मेनलाइन मीडिया है, मुख्य धारा का मीडिया, वो तो लगभग सरेंडर्ड है, जिसको कि मैं कहते, जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री सरेंडर्ड हैं, मैं अब मीडिया को कहता हूं कि वो राष्ट्रसत्ता के सामने पूरी तरह सरेंडर है। वो सवाल की नहीं उठाता है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। किस चैनल पे ये डिबेट हो रही है? चैनल पे डिबेट एक होती है हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, क्या यही मीडिया है? तो मेरा ये कहना है कि अगर भारत में लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित रखना है और इसकी धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखना है, तो हमें सवाल करना
शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप नॉर्वे में भाग जाते हैं, सवाल जरा पूछा और आप भाग गए। उससे पहले वाशिंगटन में आपसे सवाल पूछा, आप सवाल के जवाब नहीं दे सके। ये क्या तरीका है भाई? आप अगर आपका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, आप बोल नहीं पाते। आप 140 करोड़ के प्रधानमंत्री, उससे पहले आप 12-13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे। आपसे ये तो हम अपेक्षा कर ही सकते हैं। इसलिए सवाल की संस्कृति और संपादक को, यहाँ पर संपादक संस्था को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, तभी हम लोकतंत्र और संविधान की और देश की रक्षा कर सकेंगे। अब सही समय आ गया है। जज साहब ने कह दिया कि जैसा वो काकरोच हैं, मीडिया में भी जो काम करते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, परजीवी हैं। उससे पहले 2-3 साल पहले हमारे मोदी जी ने कहा था ये आंदोलन जीवी हैं। अरे भाई, सवाल उठाना, अपनी बात करना, क्या ये काकरोच होना है, ये परजीवी होना है? नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अब फिर से वो जरूरत है, वो ज्वलंत मुद्दों को लेकर के ज्वलंत सवाल करें और दबाव डालें प्रधानमंत्री जी पर कि आपको प्रेस वार्ता बुलानी ही पड़ेगी। जोशी जी ने कहा सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना होगा। ये काम अगर गोदी मीडिया नहीं कर रहा तो हम करेंगे। हम खड़े हैं इसके लिए। मीडिया मैप आज इस चर्चा में हम सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहते हैं। हम दर्शकों से कहेंगे कि इस कार्यक्रम को आपने कैसे देखा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमको बताएं कि और क्या सवाल पूछे जाने चाहिए। हम निराश नहीं है। हिंदी पत्रकारिता पुनर्जीवित होगी और है जीवित। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ऑफिशियली जैसा कि जोशी ने कहा प्रश्न पूछे जाने चाहिए। संपादक के इंस्टीट्यूशन को रिवाइव किया जाना चाहिए और संपादक के अधिकारों को निरूपित किया जाना चाहिए। हम इसी के साथ सभी पैनलिस्ट का 1 सेकेंड खाली लूंगा। याद है कि इंडियन, हम लोग फ्रैंक मोरेस ने क्या लिखा, इंडियन एक्सप्रेस ने, श्यामला ने टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या लिखा, जीलाल जैन ने क्या लिखा, कुलदीप नैयर ने क्या लिखा, उनके संपादकीय पढ़ने के लिए हम अखबार का खरीदा करते। हिंदू में एन राम ने क्या लिखा उसके लिए। और यही स्थिति थी अज्ञे जी के साथ, प्रभाष जोशी के साथ, राजेंद्र माथुर के साथ। तो मैं समझता हूँ वो समृद्ध परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और तभी लोकतंत्र और संविधान और धर्मनिरपेक्षता बन पाएगी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जोशी जी। मैं यहाँ 2 नाम और जोड़ दूं, एम चलपति राव का और नारायणन पेट्रियट का। चलिए एक लाइन में भी बोल दूं आपको मिश्रा जी। बोले। हिंदी पत्रकारिता में जो अप्रोच लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है वो है व्यवहारिक पत्रकारिता की। और संपादक जो हिंदी अखबारों के हैं, जिनके हाथ में अखबार चलाने या अखबार निकालने का दायित्व है, उनमें थोड़ी सी रीढ़ अपनी वापस लानी पड़ेगी। मैनेजमेंट से साफ साफ ये कहना पड़ेगा कि भाई देखिए, ये नहीं, ये आप अगर ये कह रहे हैं तो ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन थोड़ी मेरी भी बात मानिए। मैं ये 2024 को एक लाइन का मैं उदाहरण दूंगा कि 2024 में मैं एक चैनल हेड कर रहा था, यूपी ईस्टर्न नेशनल चैनल था, यूपी ईस्ट का मैं हेड कर रहा था। तो मेरे पास जो है एडवाइजरी आ जाती थी रोज कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। मैं देखता था। एक दिन मेरे पास एसपी इंटेलिजेंस आ गए, कहा कि भाई साहब आप लोग जो है, आप तो गजब कर रहे हैं, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में अनाप शनाप खबरें आप दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा अनाप शनाप खबर नहीं भाई, मेरे पास वीडियो है जो कि प्रामाणिक वीडियो है। उन्होंने कहा नहीं प्लीज आप जो है चुनाव तक ऐसा मत करिए। फिर बाद में इस बात को जो है जब मैंने अस्वीकार कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा, तो मेरे ऊपर से आ गया टेलीफोन, अरे यार ऐसा मत कीजिए, छोड़ दिए, जाने दीजिए। हाँ, जो संपादक, आपने कहा ना कि संपादक संस्था को जीवित करने की बात, संपादक संस्था को अपने से जीवन लेना पड़ेगा और अपने से जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जैसे प्रभाष जोशी जी का नाम आपने लिया, प्रभाष जोशी जी ने एक मुहिम निकाली थी कि हम हिंदी पत्रकारिता में हम जो है, वो और नामोर जी निकले थे, ये अलग जगह कि हिंदी पत्रकारिता में किस तरीके से उसको किया जाए। मतलब उसका हिंदी, जैसे योजना आयोग का बजट है, उस समय योजना आयोग हुआ करता था, तो नीति आयोग है, उसका बजट कैसे बढ़वाया जाए। मैंने उनसे कहा कि प्रभाष जी, आप मेरी उनसे मुलाकात हुई यूपी कॉलेज में बनारस के,
मैंने कहा कि आप जो है लोटे से बाघ मारने निकले हैं। आप हिंदी बेल्ट में ऐसा कभी आप भी आज उठा के देखिए तो नीति आयोग का जो अलॉटमेंट होता है, जो एलोकेशन है, वो हिंदी पट्टी के प्रांतों को कम है, अंग्रेजी पट्टी के प्रांतों को ज्यादा होता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी व्यवहारिक दिक्कतें हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाई जानी चाहिए और संपादक संस्था को भी इस बात को समझ करके अमल में लाना चाहिए और व्यवहारिक पक्ष को सामने रखना चाहिए। रंजन जी ने बात बहुत अच्छी की। वो इस उम्र में है, अभी वो कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। उनके मुंह में घी शक्कर, उनको मैं शुभकामना देता हूं। मेरा कहना यह है कि पत्रकारिता एक बड़े चुनौती से जूझ रही है और हम सबको इस पर विचार करना होगा। मीडिया मैप अपनी कोशिश बराबर जारी रखती है। मैं आज सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं और मीडिया मैप के दर्शकों से अपील करता हूं कि आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।